सर, गुड इवनिंग मैम। बैठिए। थैंक यू सर। आप कोटा में अपना परिचय दे सकते हैं? यस सर। दीजिए संक्षिप्त परिचय कोटा में। यस सर। आपका नाम रविरंजन कुमार है। हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करे ही। हमार प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से होल है और ओकर बादे हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी विषय में ग्रेजुएशन कर ली। तकर बादे सिविल सर्विसेज की तैयारी करी थी और ये हमार जेपीएससी में पहला प्रयास है और पहला इंटरव्यू। तो आप जो है औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं ना? जी सर। तो झारखंड के बारे में कोई जानकारी है आपको? यस सर। औरंगाबाद जिला का जो बॉर्डर है वो झारखंड के साथ शेयर होता है। यस सर। झारखंड का कौन सा जिला औरंगाबाद के साथ संलग्न है? सर पलामू जिला। पलामू। केवल पलामू या और भी कोई? सर अभी मैं पलामू ही याद कर रहा हूँ। औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद कैसे पड़ा है? सर इसके पीछे एक कहानी बोला जाता है कि जो मुगल शासक औरंगजेब थे उनके नाम पर उनका कोई एक सूबेदार था, वही औरंगाबाद बोलता था, जिसको बाद में बोलते बोलते औरंगाबाद। देश में औरंगाबाद के नाम से एक और शहर बहुत प्रसिद्ध है, वो कहाँ अवस्थित है जानते हैं? महाराष्ट्र। क्यों फेमस है वहाँ पे, क्या ऐसा विशेष है? सर वहाँ पे कुछ गुफाएं मिली हैं, वो सर वही गुफाओं के अभी लिए बहुत चर्चा में था किसी चीज को लेकर औरंगाबाद। महाराष्ट्र वाला सर। हाँ सॉरी सर, मैं इसके बारे में भी नहीं। कोई बात नहीं है। तो बीएचयू से पढ़े हैं आप? यस सर। बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। किनके द्वारा किया गया? पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया। तो मौलिक नाम इसका बीएचयू ही था या कुछ और था? यस सर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी था। वैसे सर इससे पहले श्रीमती एन ए बेसेंट जी हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यस। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का कुछ देश में बीएचयू के अलावा और कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूशन है, उसमें से एक दो चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? सर पंडित मदन मोहन मालवीय जी स्वतंत्रता में योगदान दिए हैं। जैसे सर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी उनका योगदान रहा है। इसके अलावा सर क्विट इंडिया मूवमेंट में भी उन्होंने योगदान दिया। तो वो बहुत बड़े वकील भी थे। यस सर। और हाँ बताइए। ये सर बुक्स भी और जर्नलिज्म का भी बहुत। तो एक उनके द्वारा संपादित कोई बुक या पत्रिका का नाम बताइए एक। और दूसरा प्रश्न है, उन्होंने एक बहुत चर्चित केस की पैरवी की थी वकील के रूप में, कुछ ऐसा हिस्ट्री में आपने पढ़ा है क्या? सॉरी सर, मैं भी रिकॉल नहीं। कोई पत्रिका या कोई बुक जो उनके द्वारा पब्लिश किया गया हो, संपादन किया गया हो? यस सर। वो सर लीडर साहब, शायद मुझे याद आ रहा है। लीडर? सर अभी मैं श्योर नहीं हूँ सर। कोई बात नहीं है। क्रिकेट खेलते हैं आप? यस सर। शौक भी है क्रिकेट आपका? यस सर। अभी आईपीएल मैच चल रहा है। यस। फाइनल कब होना है आईपीएल का? आज है सर। कौन कौन टीमें खेल रही हैं फाइनल में? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और सर आरसीबी और यस सर किंग्स इलेवन पंजाब खेल। ये दोनों टीमें इससे पहले कब फाइनल खेली हैं आईपीएल का? ईयर तो नहीं याद है सर, लेकिन दोनों टीम फाइनल खेली है, लेकिन दोनों में से किसी ने जीता नहीं अभी तक नहीं जीता। दोनों के कैप्टन कौन कौन है? यस सर, किंग्स इलेवन पंजाब के श्रेयस अय्यर हैं और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के विराट कोहली। और विराट कोहली कैप्टन है? सॉरी सर, शायद विराट कोहली नहीं। कोई बात नहीं सर। आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या था? ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी था ना। झारखंड में बहुत जगह पे कोयला का डिपोजिशन मिला है, आप बता सकते हैं कि ये कोयला बनता कैसे है? ये सर कोयला सर मेनली दो फेज हिस्टोरिकल अगर देखा जाए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर देखा जाए तो एक तो सर कार्बोनिफेरस पीरियड में जो वृक्ष हैं वो जमीन के नीचे दब जाते हैं, वो प्रेशर और हीट के कारण कोयले में तब्दील हो जाते हैं। और सर दूसरा पीरियड
गोंडवाना पीरियड है, उस काल में भी सेम प्रक्रिया के द्वारा कोयला बना है सर। और शुद्धता की बात की जाए कार्बन कंटेंट के मामले में, कार्बोनिफेरस एरा के जो कोयले हैं वो ज्यादा कार्बन कंटेंट रखते हैं। अच्छा, बता सकते हैं झारखंड में कौन कौन जगह पे मेजर इसका डिपोजिशन? यस सर, ये धनबाद में है सर, झरिया में, और अभी सर मुझे यही याद। अच्छा, ये जो हिमालयन रिवर है यस उसका पैटर्न क्या है? सर, डेंड्रियाटिक पैटर्न है सर, मेनली हिमालयन रिवर फॉर्म करते हैं, और ये सर पेरिनियल रिवर है। तो झारखंड के 3 नदियों का नाम बता सकते हैं? यस सर, दामोदर रिवर, स्वर्ण रेखा रिवर, और सर शंख रिवर। वेरी गुड, ठीक। देखिए रवि जी, आपके पिताजी का नाम है कृष्णा। कृष्णा से आप क्या समझते हैं? सर कृष्ण भगवान को बोला जाता है सर। ये एक हिंदुइज्म में एक महत्वपूर्ण डाइटी है सर। देखिए आपकी माँ का नाम है धनवंती। धनवंती से आप क्या समझते हैं? इसका सर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो धन को संग्रहित करने वाली को बोला जाता है, धनवंती। देखिए आप अपनी माँ का प्रोफेशन लिखे हैं हाउस वाइफ। हाउस वाइफ से आप क्या समझते हैं? हाउस वाइफ सर जो घर के कार्यों की देखरेख करती हैं, खाना पकाती हैं, चाहे बच्चों की देखरेख करती हैं, इसके लिए उनको कोई रिन्यूमरेशन प्राप्त नहीं होता। देखिए आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है, जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। उनका एक बहुत अच्छा है कि जब वो स्थापना करने वाले थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, तो उन्होंने पैसा कलेक्शन किया था चंदा करके। और वो हैदराबाद गए थे। वहाँ लोग अंतिम यात्रा में जो शव को ले जाते हैं, तो जो पैसा फेंका जा रहा था उसको वो चुन चुन के भी कलेक्ट किए थे, ताकि इस विश्वविद्यालय का वहाँ पर स्थापना किया जाए। क्या कारण था उसका? इस शव में जो पैसा छिड़का जाता है उसको वो कलेक्ट किए थे। माफी चाहूंगा सर, इस कहानी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर। वैसे सर मैंने जहाँ तक पढ़ा है, उन्होंने काशी नरेश और दरभंगा नरेश के सहायता मांगी थी, और सर सुंदर लाल ने उनकी लीगल मदद की थी सर स्थापना करते वक्त। देखिए 3 जल जंगल और जन झारखंड में आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु है। क्या कारण है कि जब भी आंदोलन होता है तो यहाँ जल जंगल जमीन का ही बात आता है? सर मुख्यतः झारखंड है वो ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है सर, और ट्राइबल्स लोग अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जल जमीन और जंगल पर निर्भर रहते हैं। तो इस वजह से सर अगर किसी भी तरह का हस्तक्षेप होता है तो उनके मूलभूत आवश्यकताओं या इकोनॉमिक पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस वजह से सर हर एक विद्रोह का कारण कहीं न कहीं जल जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ होता है। देखिए यहाँ एक जगह है, उसका नाम है उली हाटू। किस लिए प्रसिद्ध है? सर ये जगह धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है सर। कहाँ पर है ये? ये सर खूंटी में। देखिए एक जगह है पलासी, वहाँ पे गोल्ड का बहुत सारा अवशेष मिला है, वहाँ पे खनिज संपदा मिला है, और वहाँ पे गोल्ड माइनिंग का भी सरकार के द्वारा खनन का लाइसेंस दिया गया है कुछ कंपनियों को। ये कहाँ पर है पलासी? पलासी सर वैसे मैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में याद कर पा रहा हूँ, ये प्रेजेंट न्यूज का सर मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा। जैसे सर पलासी यूपी में सर। आपने UCIL का नाम सुना है? सॉरी सर एक बार रिपीट। UCIL यूनियन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूनियन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यस सर। यूनियन यूरेनियम कॉर्पोरेशन। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पर है ये? इसका हेड क्वार्टर सर। हाँ सॉरी सर हेड क्वार्टर मुझे। देखिए आपने
फर्स्ट जो प्रेफरेंस दिया है वो झारखंड प्रशासनिक सेवा है। एक सेक्शन है 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, क्या होता है ये? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा सर, मैं नहीं पढ़ा। एक अच्छे प्रशासक में क्या गुण होना चाहिए? सर मुझे जहाँ तक लगता है एक अच्छे प्रशासक को डिसीजन लेने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कार्य करना चाहिए। तीसरा सर, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। और चौथा सर, टीम वर्क के साथ काम करने की काबिलियत होनी चाहिए। देखिए, अभी आपका जो सेकेंड प्रेफरेंस है वो झारखंड पुलिस सर्विस है, और अभी आप देखिएगा कि यहाँ पर झारखंड जैसे इलाका में क्राइम का रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो आप क्राइम का रेट को रिड्यूस कैसे करेंगे एक बेहतर पुलिस अधिकारी के रूप में? सर पुलिस का सर मेन वर्क ही होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और पब्लिक को सेफ्टी पहुंचाना। इसके लिए सर अगर पुलिस के तौर पर मुझे कार्य करने का मौका मिलता है तो सर मैं सबसे फर्स्ट में सिक्योरिटी पर विशेष फोकस करूंगा। और इसके लिए सर मैं टेक्नोलॉजी की भी मदद ले सकता हूं, जैसे जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवा सकते हैं। और इसके बाद सर कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि पुलिस और जो जनरल पब्लिक है उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप काफ़ी रहता है, तो इसके लिए सर मैं कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देना चाहूँगा सर। देखिए, आपका जो थर्ड प्रेफरेंस है वो एजुकेशन सर्विस है। आप देखिए कि अभी पेरेंट्स का झुकाव निजी स्कूलों की ओर ज्यादा है और तो सरकारी स्कूल, तो आप क्या कारण मानते हैं, और एक एज एजुकेशन ऑफिसर आप क्या करेंगे जिससे लोगों का झुकाव सरकारी स्कूल की ओर बढ़े? सर मैंने जहाँ तक अनुभव किया है, ये जो निजी विद्यालय होते हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सर सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा अच्छा होता है। मतलब सरकारी व्यवस्था में आप कमी मानते हैं? यस सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की सर अभी काफ़ी कमी है। बेसिकली सर कहीं कहीं सर दूर दराज के गांव के स्कूलों में इवन सर जो बेसिक चीज़ मूलभूत आवश्यकता होती है, पानी की व्यवस्था या टॉयलेट्स की व्यवस्था, इन सब की भी व्यवस्था नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपने RTE एक्ट का नाम सुना होगा, राइट टू एजुकेशन। Yes. उसमें तो टीचर और स्टूडेंट अनुपात है, एरिया वाइज फिक्स है कि आप इतना किलोमीटर में इतना स्कूल स्थापित करना है। तो आप रूरल इलाका, रिमोट इलाका में जाएगा तो आपको तो निजी स्कूल ही नहीं मिलेगा, सरकारी स्कूल की तो वहाँ पर उपलब्धता है। सर कहीं ना कहीं अब गांव में भी सर निजी स्कूल खुल रहे हैं, और RTE एक्ट के तहत सर ये 30:1 का किया गया प्रावधान। बट सर चूंकि सेफ्टी को लेकर भी और शिक्षा की उतनी गुणवत्तापूर्ण डिलीवरी नहीं कर पाता है गवर्नमेंट का स्कूल, इस वजह से सर कहीं ना कहीं इनरोलमेंट रेट कम है सर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि RTE एक्ट में आपने देखा होगा कि प्रावधान है कि निजी विद्यालयों में जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनको कुछ आरक्षण दिया गया है नामांकन के संबंध में। उसको आप सामाजिक न्याय से कैसे देखते हैं? सामाजिक न्याय से वो कैसे जुड़ा हुआ है? सर इस प्रावधान के तहत सर गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स अच्छे हैं उनमें भी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे उनको भी पढ़ने का मौका मिले। रवि रंजन जी, Yes. जो द इंडस वाटर ट्रीटी था तो वह कब हुआ था? ये 1960 में। कोई पर्टिकुलर डेट वगैरह था जिस दिन सिग्नेचर हुआ था? सॉरी मैम, मैं पार्टिकुलर डेट अभी नहीं कर पा। अच्छा, तो ये जो ट्रीटी हुआ था इसमें मध्यस्थता किसने की थी? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने। और सिग्नेचर किसका है उस पे? सॉरी मैम, सिग्नेचर मुझे। जैसे हमारे यहाँ से श्री जवाहरलाल नेहरू जी, इधर से बेनजीर भुट्टो थे। उधर से बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो? जी मैम, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन। प्रधानमंत्री का सिग्नेचर था ट्रीटी पे, आप कंफर्म है? मैम मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत याद आ रहा है यही। अच्छा, तो इसमें जो नदियां थी तो किस नदी का पानी पाकिस्तान को मिलना था और किसका भारत को मिलना था? यस मैम, इंडस और उसके जो 5 ट्राइब्यूटरीज थे
तो इसमें 3 रिवर जो ईस्टर्न सेक्टर के थे वो भारत को मिले थे, और वेस्टर्न वाला को भारत को मिलना था। ईस्टर्न रिवर को ईस्टर्न। ब्यास रिवर हो तो गया। ईस्टर्न में कौन कौन सा था? ईस्टर्न में मैम ब्यास रिवर हो गया, उसके बाद सतलुज हो गया, और चेनाब। चेनाब ईस्टर्न है। सॉरी मैम, 3 रिवर्स हैं। रिवर्स तो 3 है ही, तो मैं तो बोल ही रही हूँ। एक रावी है। यस है मैम। ना? वेस्टर्न में कौन कौन थे? इंदस, झेलम और चेनाब मैम। चलिए, झारखंड एजुकेशन सर्विस को भी आपने दिया है प्रायोरिटी, यस है ना? तो भारत सरकार के द्वारा वन नेशन वन स्टूडेंट के रूप में आईडी बन रहा है। इस आईडी का नाम आप बता सकते हैं कि क्या है? सॉरी मैम, मैं न्यूज पढ़ा था, लेकिन मैम मुझे एग्जैक्ट नेम इसका नहीं। नाम नहीं याद पड़ रहा है आईडी का। चलिए कोई बात नहीं। 14 मई 2025 को पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रांत था बलूचिस्तान, है Yes. ना? तो इसके जो बलूच नेता थे मीडिया बलूच, इन्होंने घोषणा कर दी कि अब बलूचिस्तान है ना आजाद हो गया है, पाकिस्तान का भाग ये नहीं रहेगा। Yes. ठीक है, तो कोई देश अगर घोषणा कर देता है किसी देश का कोई भाग कि हम आजाद हैं, तो उसको मान्यता कैसे मिलता है पूरा विश्व में? किसी की घोषणा करने से मान्यता मिल जाएगी कि वो अलग देश है? उसके लिए क्या प्रोसेस है? मैम प्रोसेस तो मुझे एग्जैक्ट याद पता नहीं है, बट अगर आप इजाजत दे तो मैं हाँ, इसमें बिल्कुल, अपना मत बिल्कुल। रख सकता हूँ। बिल्कुल। मैम मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई भी देश अगर किसी देश के अंदर में किसी भी विद्रोह के कारण वो देश अगर खुद को अलग घोषित कर देता है, तो इसके लिए मैम एक तो जो पड़ोसी देश है वो रिकॉग्नाइज करें, या यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड स्तर की संस्था है वो उसे रिकॉग्निशन प्रदान करे कि ये एक अलग देश बन चुका है। जैसे मैम बांग्लादेश के टाइम में, इंडो पाक वार के टाइम में बांग्लादेश ने आज़ादी घोषित की थी, तो उस टाइम सबसे फर्स्ट में मैम भूटान ने रिकॉग्नाइज किया था, उसके बाद भारत ने रिकॉग्नाइज किया था। वो तो समर्थन होता है, जैसे कि भूटान और भारत ने समर्थन किया। Yes. उसको और देश समर्थन देते हैं कि चलिए हम मानते हैं आपको एक आजाद देश, लेकिन हम आज मान लेंगे किसी को, हम बलूचिस्तान को भारत का देगा कि हम आजाद देश मानते हैं। Yes. तो क्या बलूचिस्तान एक अलग देश हो जाएगा? या चलिए 5 गो देश, अफगानिस्तान भी बोल दिया कि हम आपको अलग मानते हैं, चाइना तक बोल दिया कि हम आपको मानते हैं कि आप एक स्वतंत्र देश हैं, क्या बलूचिस्तान के स्वतंत्र देश बन जाएगा? मैम मुझे लगता है कि जब तक अगर यूएन रिकॉग्नाइज नहीं करती है तब तक उसे एक अलग राष्ट्र के रूप में जो कंट्रीज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो तो बोल सकते हैं कि इस देश को मैं एक सोवरेन कंट्री के रूप में देखता हूँ, लेकिन वर्ल्ड ओवर उसका तीसरा लोग यूएन में क्यों जाएगा मध्यस्थता करने? हम स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर रहे हैं कि हम एक स्वतंत्र देश हैं, ठीक है, तो कोई थर्ड पार्टी क्यों जाएगा यूएन में? मैम कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल अलायंस लोग बनाते हैं, इस चलिए वजह से कोई जा बात सकते नहीं। हैं। ठीक है, भारत का 6G विजन क्या है? 6G जिसमें ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, और इसमें मैम 5G के रोल आउट के बाद भारत चाहता है कि 6G का भी रोल आउट पूरे देश में हो, जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी फास्टर हो। तो कब तक उद्देश्य है इसे पूरा करने का? सॉरी मैम, एग्जैक्ट टारगेट ईयर मुझे नहीं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। Yes. झारखंड सरकार के द्वारा नक्सलवाद को रोकने के लिए बहुत सारी योजनाएं और ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। Yes. इसे 3 ऑपरेशन का नाम बता दीजिए मुझे। मैम एक तो ऑपरेशन ग्रे हंट है, ग्रीन हंट। यस मैम, और दूसरा मैम जो जैगुआर फोर्स करके जेपीएस झारखंड पुलिस सर्विस के अंतर्गत जो पुलिस बल हैं उनमें स्पेशल फोर्स बनाया गया है, जैगुआर फोर्स। वो सभी ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। तो ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, उसके लिए फोर्स बना है। मैं ऑपरेशन का नाम आपसे पूछ रही हूँ, आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? यस मैम, मैं क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ। तो मैम ग्रे हंट ही अभी मुझे याद आ रहा है। ऑपरेशन ग्रीन हंट। यस और मैम मुझे अभी याद, मैं इसके बारे में जाकर पढ़ूंगा। कोई बात सर, प्लीज। थैंक यू मैम। रवि रंजन जी ने ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन किया यस है ना, तो ज्योग्राफी में सबसे अच्छा कौन सा यूनिट आपको लगता है? सर क्लाइमेटोलॉजी।
क्लाइमेटोलॉजी। यस ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी में आप ये बताइए, एडियाबेटिक और Yes. डायबिटिक में क्या अंतर है? एडियाबेटिक और एडियाबेटिक और डायबिटिक में क्या डिफरेंसेस? सॉरी सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आपने क्लाइमेटोलॉजी में कहा कि अच्छा, मुझे अच्छा लगता है, कोई नहीं। आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो सुना है, यस सर। भूमंडलीय तापन जिसको कहा जाता है, जी सर। उसमें कौन कौन से गैस का सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन है? सर वाटर वेपर सबसे ज़्यादा वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद सर कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन सर, और भी गैसेस हैं जैसे सर नाइट्रस ऑक्साइड भी करता है कंट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये बतलाइए, ओजोन लेयर के बारे में जानते हैं? यस सर। तो ओजोन लेयर में जो हम लोग का जो होल हो रहा है, उसके पीछे में कौन सा गैस का सबसे अधिक प्रभाव है? सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इसके लिए जिम्मेवार है। इसको आप बतला सकते हैं कि किस प्रकार से ओजोन डिप्लेशन हो रहा है? ये सर एग्जैक्ट केमिकल रिएक्शन मुझे अभी याद नहीं है, बट सर ओवरऑल जो O3 है वो सर टूट जाता है और फ्री ऑक्सीजन और ज़्यादा एटमॉस्फेयर में हो जाते हैं, और ये चेन रिएक्शन के कारण और ज़्यादा चेन रिएक्शन के यस सर। ऑक्सीजन टूटते हैं तो किसके कारण टूटते हैं? जो गैस जिम्मेवार है उनके, मुझे एग्जैक्ट केमिकल रिएक्शन अभी नहीं याद जो एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अभी आपने एक आंसर दिया वेस्टर्न रिवर और ईस्टर्न रिवर। यस सर। तो वेस्टर्न रिवर आपने बतलाया कि सिंधु, चेनाब, झेलम, यस। और ईस्टर्न रिवर बतलाया रावी, सतलज और ब्यास। ठीक है, Yes. तो ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर इसको क्यों कहा जाता है? सर मुझे एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, बट सर आप इजाज़त दें तो मैं इसमें अपना मत रख सकता हूँ। यस सर। ये ईस्टर्न मुझे लगता है सर कि ड्रेनेज एरिया के आधार पर जिस साइड उनका ज़्यादा ड्रेनेज एरिया रहता होगा उस अनुसार उनको ईस्टर्न रिवर, और अगर वेस्टर्न साइड में है तो उनको वेस्टर्न रिवर बोला जाता है। एरिया के अकॉर्डिंग या ड्रेनेज बेसिन के अनुसार कि किस साइड में है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे कि आपने कहा ज्योग्राफी के अलावा और क्या क्या सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में रहा है? यस सर, एक हिस्ट्री रहा है सर और दूसरा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स रहा है। यस। अच्छा, तो आपने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी के साथ इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ा होगा? यस सर। इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, यस तो चौथे आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत किसको रखा गया है? सर इसमें जो प्रोफेशंस है हाई लेवल के, जैसे सर एग्जीक्यूटिव पोस्ट कोई है तो उसको क्वार्टनरी सर्विस में रखा गया है। जैसे सर CEO या मैनेजिंग का कोई कार्य देखता है तो इसको सर क्वार्टनरी सेक्टर में रखा गया। आपका ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी में कौन कौन सा पेपर रहा है? ज्योग्राफी में सर क्लाइमेटोलॉजी रहा है, जियोमॉर्फोलॉजी रहा है, और सर इंडियन ज्योग्राफी भी रहा है, और इसके अलावा ओशियोग्राफी रहा है, और प्रैक्टिकल पेपर भी रहे। प्रैक्टिकल रहा है। यस। मैप प्रोजेक्शन क्या होता है? मानचित्र प्रक्षेप। मैप प्रोजेक्शन सर जो टू डायमेंशनल में अवस्थित लोकेशंस हैं उनको एग्जैक्ट रूप में पृथ्वी के अकॉर्डिंग सर उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, उसी को सर मैप प्रोजेक्शन बोलते हैं। मेनली सर लाइट का यूज करके वो 2D में 3D शेप को दर्शाया जाता है इसमें। कि 3D को 2D में दर्शाया जाता है? 3D को 2D में सर, पृथ्वी का जो कंफर्म? मुझे तो नहीं लगता है। सॉरी सर, मैं इसके बारे में जाकर और पढ़ूंगा। आपने कहा प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल में सोइल प्रोफाइल होता है। सॉइल प्रोफाइल। यस। हाँ, तो प्रोफाइल का जो क्लासिफिकेशन होता है किस आधार पे होता है? ये सर सॉइल्स के एज के अनुसार किया जाता है सर, और इसमें मिनरल रिसोर्सेस जो मिनरल्स कंटेंट है उसके आधार पर भी। आप लोग प्रैक्टिकल में ये चीज किए थे? सॉइल प्रोफाइलिंग सर? हाँ। नो सर, सॉइल प्रोफाइलिंग। फर्दर जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है, इसके बाद कुछ प्लानिंग है या नहीं?
फिलहाल में तो मैं सर सिविल सर्विसेज की ओर ही अग्रसर हूँ, और अभी सर मैं उसी को अपने गोल के रूप में देखता हूँ। झारखंड में अगर देखा जाए स्वर्णरेखा रिवर बेसिन, यस इसका एरिया कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ समाप्त होता है? सर इसका उद्गम स्थल रांची जिला में है, और ये सर बे ऑफ बंगाल में ट्रेड कर बे ऑफ बंगाल। तो एरिया सर ये झारखंड, और झारखंड के बाद झारखंड से निकलने के बाद वेस्ट बंगाल में जाता है। वेस्ट बंगाल में कंफर्म है? सर मैं यही लोकेट कर पा रहा हूँ, मुझे जाकर देखना पड़ेगा सर, कंफर्म नहीं हूँ इस बारे में। ठीक है, जा सकते हैं आप। थैंक यू। रवि रंजन, यस क्या क्या समझ में आया आपको? खुद से बता दीजिए जल्दी जल्दी, कहाँ कहाँ सुधार करना है? सर मुझे पूरा इंटरव्यू के दौरान डर लगा। एक बात हो गया, और यस दूसरा मतलब कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था उसको हम उतना टू द पॉइंट नहीं बोल पा रहे हैं, और तीसरा थोड़ा सर्दी हुआ है तो इस वजह से आवाज क्लियर में भी नहीं, ये मुझे लग रहा है। और कहीं कुछ ऑब्जर्वेशन है? और सर ज्योग्राफी का नॉलेज थोड़ा कम है, इधर रिवाइज नहीं, और झारखंड के बारे में सर बहुत दिन पहले पढ़े हैं तो याद नहीं झारखंड के बारे में। ठीक, हम लोग बता देते हैं कहाँ कहाँ ठीक करना है। एक तो आप उस समय चेयर के इस कोने पे बैठे थे, वहां जाइएगा तो देख के बैठिए कि चेयर के बीच में बैठे, किधर का हिस्सा आधा दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, पैर थोड़ा और नजदीक करके बैठिएगा, इतना फैला के नहीं। तो सामने रखिएगा, लेग 90 डिग्री पे रहे। ठीक है, बाकी ठीक है, ओवरऑल पोस्चर आपका कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन शू थोड़ा पॉलिश करना है उस दिन। यस सर। टिश्यू पेपर ले जाइएगा कि रास्ते में गंदा वंदा हो गया तो सर आज बारिश हुई थी इस वजह से सर। ठीक है, वो सब कर लीजिएगा। बाल थोड़ा सा और आपका कटिंग वटिंग करवा के थोड़ा, यस ठीक है, वो एक पार्ट हो गया। और जैसे आपके क्वेश्चन के आंसर के बीच में अगर कोई मेंबर बीच में कुछ बोलना चाहे तो आप उसमें कंटिन्यू रहते अपने जवाब में, तो नहीं करना है। मेंबर जैसे ही शुरू करे वही आंसर खत्म हो गया आपका। यस पूरा आंसर उस समय देने की जरूरत नहीं है ना, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? यस। इसके बाद एक दो बार आपका टंग थोड़ा सा हुआ तो हो सकता है जीभ सूख रहा हो। यस सर, अभी भी वो तो पानी वानी थोड़ा पी के जाइएगा। यस और टाई का लेंथ थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ठीक से बांधिए। कोई बैठने के बाद देख रहे हैं बहुत नीचे तक आ जा रहा है, यस थोड़ा सा उसको ठीक करिएगा। शू का लेस आपका लटक रहा है, तो सब ध्यान दीजिएगा। देखिए इस पैर में राइट, आपका जो राइट लेग है, दायां पैर दायां में देखिए, है ना? डबल कर सकते दोनों हो साइड उसको। एक बार जो ये किया ना, फिर दो डबल भी इसको कर लोगे तो छोटा हो जाएगा। हाँ, तो उसको कर लीजिएगा। और आंसर के बीच में ऐसे सर को आप पॉइंट बता रहे तो हर पॉइंट पे पहला सर, दूसरा सर, हर बार सर नहीं बोलना है ना, बार बार नहीं, उतना बोलने की जरूरत नहीं। सर ये पता नहीं आदत हो गया है, लोग बताते हैं लेकिन वो निकल ही जाता थोड़ा है। सा ठीक करिए उसको। और आई कांटेक्ट ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चीज और बेहतर कर सकते हैं कि एक मेंबर जिनसे क्वेश्चन आंसर हो रहा है 90% उनको देखिए, लेकिन बीच में एक बार बाकी लोगों को भी देखिए, तो थोड़ा उनको भी आप एंगेज कर पाएंगे। एक झलक केवल देखना है, 10%, 90% तो उन्हीं को एड्रेस करना है। और जैसे क्वेश्चन का आंसर कोई भी मेंबर बोले तो उनको थैंक यू जरूर बोलिए ना। यस सर। एक जगह आपको मैंने बताया, यस सर आप बोले, लेकिन तो उसमें थैंक यू बोलना है। मैं भी कंटिन्यू थी, हम भी कंटिन्यू थे हाँ, यार। और जहाँ पे आंसर नहीं आए वहां पे आप सीधा बोलते हैं कि सर इसका जवाब नहीं पता है, आप बोलिए तो अनुमान। पहले सॉरी बोल लीजिए ना कि सॉरी सर इसका जवाब नहीं पता है, सर माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो बोल के तब बोलना है। एक तो ठीक है आप अनुमान लगाने के पहले पूछते हैं। सर हम प्रयास किए थे आज के इंटरव्यू में कि सॉरी मतलब कि पहले बोलने के बाद ही आंसर बता। उसका सॉल्यूशन है, कितने तारीख को इंटरव्यू? 10 को है। यस। थोड़ा आधे घंटे आईने के सामने बैठ के प्रैक्टिस करिए अपने से बातचीत करके ये सब। यस। या किसी को बोलिए क्वेश्चन पूछेगा घर में, आंसर दीजिए, रिकॉर्डिंग करिए मोबाइल से, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करिए। और साउंड थोड़ा सा मैम ने बोला कि बढ़ाने की जरूरत है। एक दो जगह जैसे एक क्वेश्चन था उसमें आपने सीधा बोला कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है ना, तो थोड़ा सा माननीय प्रधानमंत्री
इस तरह का शब्द इस्तेमाल कर सर दीजिए। मैं माननीय नहीं लगा मुख्यमंत्री। पाया, स्टार्टिंग में सैल्यूटेशन नहीं लगा पाया, इसी वजह से सर मैं लास्ट में उसको कम बैक करने के लिए जी का हाँ, तो ध्यान रखना है ना। और किसी का भी नाम लीजिए तो सम्मानजनक शब्द, जैसे राष्ट्रपति महोदया है तो महामहिम जोड़ देना, तो थोड़ा सा उससे एक डिसेंसी आ जाता है ना। कोई जैसे मान लीजिए कोई पर्सनालिटी का नाम, जैसे आपने मदन मोहन मालवीय जी पंडित लगाया, बहुत अच्छी बात है। और भी किसी पर्सनालिटी का ले, उनके नाम के आगे अगर कोई लगता है ऐसा वर्ड, जैसे मान लीजिए जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में तो मरांग घूम के जोड़ दिया, या नहीं याद आ रहा तो श्री वर्ड तो जरूर जोड़ दी। किसी का निधन हो गया तो स्वर्गीय वर्ड जोड़ दीजिए, तो ये बहुत जरूरी है। और एक क्वेश्चन था हाउसवाइफ का मतलब क्या समझते थे, आंसर तो आप ठीक दिए, बट बहुत जनरल था, थोड़ा इनोवेटिव तरीके का दीजिए। आप ये भी बोल सकते हैं कि सर हाउसवाइफ का मतलब मैं ये समझता हूँ कि एक महिला जो ईंटा पत्थर के मकान को घर में बदलती है उसको सर हाउसवाइफ बोलते हैं। ये तो कॉमन हो गया, घर का काम करती है, देखभाल करती है, पैसा नहीं मिलता है, इट इज वेरी जनरल। आंसर थोड़ा सा इनोवेटिव हो कहीं कहीं, तो उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बाकी ओवरऑल अच्छा है, थोड़ा सा काम करिएगा और अगले मॉक में और आप बेहतर करिएगा। एक मौका और आपको देना है इसके बाद। ये पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। नहीं, डिटेल नहीं, थोड़ा बहुत बताना है थोड़ा बहुत बता दीजिए। कि संयुक्त राष्ट्र का जो बता रूल्स है दीजिए, ना, वहाँ पे एक रूल है, प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करने के Follow बाद ही किया जाता है। तो जब बोलेंगे कि पूछेंगे फॉलो process। क्या है रूल, तो थोड़ा बहुत बता दीजिएगा उसको, जी तो जितना याद होगा बता दीजिए कि सर ऐसे है सर, इसके आगे मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। हो गया, याद होगा तो पूरा बता दीजिए। उसमें तो आपको याद हो जाना चाहिए। पहले क्या करेंगे कि वहाँ पे एप्लीकेशन देंगे। वो मैम याद हो जाएगा, बट ये कोई फिक्स नहीं न रहता है कि यही क्वेश्चन है। हाँ, ध्यान में रखना कोई है। बात नहीं, तो जानकारी रखिए, जितना इंफॉर्मेशन आपके पास उतना बता दीजिए, बाकी के लिए बोल दीजिए सर माफी चाहता हूँ, इसके आगे याद नहीं कर पा रहा हूँ, खत्म हो गई बात। कॉन्फिडेंस लेवल ना बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छा है कॉन्फिडेंस लेवल आपका, इसलिए अच्छा होगा इंटरव्यू आपका। थोड़ा सा आप केवल और छोटी छोटी चीजों पे प्रयास कर लीजिए, ठीक है। एक और सर थोड़ा की सा थोड़ा छोटा बताइए सा, बातों को, बस फॉलो आपको जैसे जो करना चीज है। में कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर उसका गलत आंसर मत दीजिएगा। जैसे आप बहुत सारा, जैसे ज्योग्राफी से हम क्वेश्चन पूछे तो उसमें बहुत सारा आप गलत आंसर दे दिए। जबरदस्ती आंसर नहीं देना है, नहीं जान रहे तो नहीं जान रहे, ठीक है, सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा है। उससे जैसे हम उससे math ना protection का- इंटरव्यू पे कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता आंसर नहीं देने से। ये डाई या डियाबेटिक, एडियाबेटिक तो सर मेरा Adiabatic, जाना पड़ा था, diabetic। लेकिन डाई या डियाबेटिक हम पहली बार सुने हमको, मतलब कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये ट्रांसफर ऑफ हीट का प्रोसेस है। इसमें हीट का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। इसमें जब हीट का ट्रांसफर होता है तो एक प्रोसेस है एडियाबेटिक, एक है डायाबेटिक। डायाबेटिक प्रोसेस में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का ट्रांसफर होता है, राइट। और एडियाबेटिक प्रोसेस में उसी बॉडी में हीट जो है वो बॉडी के फैलने या सिकुड़ने के कारण हीट बढ़ता है या कम होता है। ये तो बेसिक एडियाबेटिक का जानकारी था सर मुझे, लेकिन डाई या डियाबेटिक का डायाबेटिक। डायबिटीज अपार्ट की आजकल चर्चा में है ना, 1 स्टूडेंट 1 नेशन, इस तरह का मोदी जी का नारा है। तो 12 अंकों का अपार आईडी बन रहा है, उसी कारण बहुत सारा आप देखते हो मीम्स बनता है। सरकारी स्कूल में सब अपार आईडी बनाने में परेशान है, महिला लोग या टीचर लोग, उसमें बहुत सारा कॉलम भरना पड़ता है ना। यस तो थोड़ा सा ध्यान में एक बार देख लीजिएगा कि क्या है उसमें, कुछ तो चाहता है कि सरसरी निगाह से दिमाग में रहेगा, कहीं क्वेश्चन पूछ दें। ओवरऑल ठीक है। और एक जगह आप सर को और बोले कि ओजोन लेयर डिप्लेशन इसलिए होता है क्योंकि उसमें से ओजोन के टूटने से ऑक्सीजन बढ़ जाता है। ऑक्सीजन बढ़ने से डिप्लेशन कैसे होगा, फिर उसका रिएक्शन होता है ना। रिएक्शन, ऑक्सीजन टूटने के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो क्लोरीन है उससे रिएक्शन होता है, तो उसके कारण क्या नेचुरल प्रोसेस जो उसका O2 O3 के टूटने का और बनने का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो गया, तो क्लोरीन से रिएक्शन हो गया, भाई नेशेंट ऑक्सीजन का रिएक्शन हो गया, तो वहां से वो पूरा साइकिल जो डिस्टर्ब होने लगता है, राइट। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें जैसे क्लाइमेट चेंज या फिर क्लाइमेट से रिलेटेड जितना भी ज्योग्राफी का यूनिट है उसको अच्छा से थोड़ा सा, क्योंकि आप पहले बोल दिए क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, यस तो आपको जानकारी भी होनी चाहिए थोड़ी। यस सर, मुझे लगा अपेक्षा की जाएगी। मॉनसून से ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। नहीं, वैसे तो नहीं, maybe क्लाइमेटोलॉजी उससे बोलेंगे तो अच्छा फिर एनवायरनमेंट सबसे हीटेड इश्यू अभी के समय में ना, सबसे चर्चित मुद्दा है। ठीक है, बाकी ओवरऑल अच्छा है आपका। थोड़ा सा आप प्रिपेयर करके जाइएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहेगा और अच्छा इंटरव्यू भी और अच्छा हो जाएगा ना। अभी जैसे 2-3 दिन है तो जो मेन जैसे क्लाइमेट से बतलाया सर है ना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ज्योग्राफी का जितना भी यूनिट है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, देख लीजिए हल्का, है ना, फंडामेंटल चीज, फंडामेंटल चीज, बेसिक चीज। झारखंड के क्वेश्चन सर ज्यादा डरा। झारखंड थोड़ा सा पढ़ लीजिए। झारखंड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो चर्चा में मुद्दा है,
लैंड इशू बहुत चर्चा में है, सीएनटी का सेक्शन 46, 71 ये सब चर्चा में है अभी। Yes. ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, सरना कोड है ना, एनवायरमेंटल इश्यूज जो है ये सब बहुत चर्चा में है, वो सब थोड़ा थोड़ा देख। ज्योग्राफी, झारखंड ज्योग्राफी तो आपका मोटा मोटी ठीक ही है, तो बहुत ज्यादा परेशानी का बात। 1-2 दिन में ही पढ़ पाया है, मतलब कि थोड़ा सा अभी तो एक सप्ताह समय है, करिए एक अभी सप्ताह समय। बहुत होता है भाई, यस एक सप्ताह बहुत होता है। एक सप्ताह में तो आप एक एक दिन भी बांटिएगा, 2-3 घंटे बैठिएगा तो एक एक सेक्शन प्रिपेयर होता जाएगा। सर कहीं ऐसा नहीं ना था कि जहाँ पे मतलब कि सॉरी नहीं बोलना चाहिए था पूरे इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि लोग बताते हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें सॉरी नहीं बोलना ही रहता है, सॉरी नहीं नहीं बोलना होता है, मतलब उसमें सॉरी बोलने के बाद नंबर ऐसा जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते, देखिए ये क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं करता है, Yes. ये पर्सनालिटी का पार्ट है, एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, जो नहीं आता है उसमें सामान्य तौर पे बोलेंगे कि सर माफी चाहता हूँ, मैं इसके बारे में बहुत नहीं पढ़ पाया, मैं सर माफी चाहता हूँ, मैं भी रिकॉल नहीं कर पाता। तो डिसेंसी का पार्ट है ना, इसमें क्वेश्चन से क्या लेना देना है? ओके सर, इसमें क्वेश्चन से क्या लेना देना है कि किस क्वेश्चन में सॉरी बोले, किस में नहीं बोले? ये तो हमको देखना है कि हम जिसका उत्तर नहीं जानते उसमें सॉरी बोलें। या कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर में किसी चीज के बारे में गलत बोले, याद आ गया कि हम गलत ट्रैक नहीं कर रहे, वहीं रुक जाना है, बोलना सर माफी चाहता हूँ, मैं इसके बारे में बहुत अधिक नहीं जानता, तो वहाँ सॉरी बोल लेना है। कोशिश करना है कि गलत ट्रैक पे ना जाए, लेकिन मान लीजिए कभी होता है ना प्रेशर में चले जी सर। तुरंत रुक के सॉरी बोल लेना है। ये बताता है कि आप एक समझदार और डिसेंट पर्सन है, राइट? यही सब ऑब्जर्व किया जा रहा है इंटरव्यू में, है ना सर? हाँ बिल्कुल, जहाँ सब आपको लगे कि हमारी जानकारी नहीं है, सॉरी बनने में कोई भी परहेज नहीं है, और उस पे आपका मार्क्स का पर कोई लेना इफेक्ट नहीं देना पड़ना है, ठीक है? आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप सॉरी किस तरह से बोल रहे हैं ये मायने रखता है। कॉन्फिडेंस से बोलना, सॉरी भी बोलना है तो कॉन्फिडेंस से बोलना।